हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लेसन 2 पढ़ाया था, उसके एक्सरसाइज भी कराए थे, सारे क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमने वहाँ पर कराए हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और जो लेसन है उसको हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं सबकी मीनिंग हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको लेसन एकदम क्लियर रहे। जब भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप इन वीडियोस की हेल्प लेकर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो बच्चों, हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे और इस लेसन में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो कठिन शब्द हैं, जो हार्ड वर्ड हैं या जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनकी मीनिंग भी साथ साथ बताते हुए चलूँगा। तो चलिए बच्चों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक में ये लेसन नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को ओपन कर लीजिए। वीडियो के साथ साथ आप बुक में भी देखते हुए चलिएगा, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएं। और बच्चों, अपने साथ आप एक पेंसिल और एक इरेज़र भी रखिएगा। इस लेसन में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं मैं सबकी वर्ड मीनिंग बताते हुए चलूँगा, तो आप पेंसिल से उस वर्ड्स के आसपास या सामने जहाँ भी जगह हो वहाँ पर आप जो है उस वर्ड की मीनिंग भी लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करिए एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको बार बार डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको लेसन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले यहाँ पर इस लेसन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। इसको पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। तो बच्चों, हियर आर सम पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब होता है ये जो ऐसे पिक्चर्स के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल। तो हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। तो यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश का, फ्रॉम 1757 टू 1857। तो 1757 से लेकर 1857 के बीच में हमारे देश का जो भी इतिहास था उसकी एक झलक हम इस लेसन में देखने वाले हैं। दीज पिक्चर्स, पिक्चर्स का मतलब ये जो इमेजेस दी हुई हैं, जो फोटोज़ दी हुई हैं। एंड स्पीच बबल, स्पीच बबल इसको बोलते हैं। ये देखिए, जैसे कि इनके मुंह के सामने से निकल रहा है ना, तो इसको स्पीच बबल बोलते हैं। ठीक, दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो पिक्चर्स और स्पीच बबल्स हैं ये आपकी मदद करेंगे। विल हेल्प, हेल्प का मतलब मदद, क्लैरिफाई का मतलब होता है कि चीज़ों को अच्छे से समझ जाना। योर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। ऑफ द कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। दैट लेड, लेड का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जिम्मेदार थी। तो बच्चों, इस पूरे सेंटेंस का मैं आपको अगर मीनिंग बताऊं तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ये पिक्चर्स और जो स्पीच बबल हैं ये आपकी हेल्प करेंगे ये समझने में कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हुआ था उसके लिए जिम्मेदार थी। आप लोग को पता है ना कि स्वतंत्रता संग्राम हमारा जो हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, वो 1857 में हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पर उन कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पर 9 सेक्शंस हैं इस लेसन में, तो सभी सेक्शंस को हम अच्छे से देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में 1857 में हुआ था। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे द मार्टियर्स। मार्टियर्स, इनको क्या बोलते हैं? मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। ठीक, और यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी कि मार्टियर्स मतलब शहीदों। ठीक, तो ये शहीदों के लिए है। एट द फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मैटियर्स। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो हैं इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये लता मंगेशकर जी हैं जो कि बहुत ही फेमस सिंगर हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। तो यहाँ दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये एक गाना गा रही हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, ये बहुत ही फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग है। पैट्रियोटिक सॉन्ग उसको बोलते हैं जो देशभक्ति गीत होता है। मैं आपको सुना दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार याद आ जाए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो स्पीच बबल में लिखा हुआ है ये यही सॉन्ग है, हालांकि ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये यही वाला सॉन्ग गा रही हैं। आगे अब चलते हैं और आगे के लेसन में देखते हैं क्या होता है। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय। तो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी की विजय ये 1757 से लेके 1849 के बीच में क्या हुआ था उसके बारे में इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है 1765 का, सन 1765 का ये इंडिया का मैप आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो ये पीले वाले एरिया हैं, पीले वाले जो क्षेत्र हैं, ये इंडियन प्रिंसेस के हैं, यानी कि ये भारतीय राजकुमारों के क्षेत्र के हैं। और यहाँ पर जो पिंक वाला एरिया है, गुलाबी वाला जो एरिया है, ये ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि ये अंग्रेज़ों द्वारा हाथियाया गया, आप कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र है, ठीक। क्योंकि इंडिया तो उनका है ही नहीं, तो वो मतलब अपना कब्जा जमाए थे। तो यहाँ पर अभी इनका शासन वगैरह था, यहाँ पर इनका कंट्रोल था, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि 1765 में लगभग मोर देन 70% जो हिस्से थे भारत के, वहाँ पर हमारे इंडियन प्रिंसेस के ही सारे रूल्स वगैरह चलते थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने काबिल हथियारों के बलबूते, सुपीरियर मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बहुत ही अच्छे, ठीक। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 18वीं शताब्दी के भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना पावर, एक्सटेंडिंग का मतलब बढ़ा रही थी, पावर मतलब शक्ति, वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने काबिल हथियारों के बलबूते पे, ठीक। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय राजकुमार थे शॉर्ट साइटेड मतलब वो दूरदर्शी नहीं थे, वो फ्यूचर वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, जो प्रेजेंट टाइम में उनको दिखता था वो उनको लगता था कि सही है, ठीक। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं, ये जो इंडियन कोई प्रिंस हैं ये कुछ बोल रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दैट अप स्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लैंड मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तब ये कह रहे हैं, अप स्टार्ट का मतलब होता है जो अभी नया नया राजा बना हो, तो कह रहे हैं कि वो जो राजा बाह है जो अभी नया नया राजा बना है, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ, कॉल मतलब बुलाओ, मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों को। तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ, यानी कि अंग्रेज व्यापारी जो थे उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी मदद करेंगे वो जो नया अभी राजा बाह नया नया राजा बना है उसको हराने में। डिफीट का मतलब हराना। उसके बाद द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह से, जो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, फाइट्स का मतलब होता है लड़ाई, पीस का मतलब होता है शांति, ड्यू टू का मतलब इसकी वजह से। तो बच्चों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोगों में इस तरह की लगातार लड़ाइयों से कोई शांति नहीं थी, यानी कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, बिल्कुल लोगों के बीच में शांति नहीं था। अब आगे देखते हैं, अभी यहाँ इस वाले पिक्चर के बारे में बताया जा रहा है। द रिवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। तो रिवलरीज का मतलब होता है जो प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे राजा थे तो उनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा थी एक दूसरे को हराने में, तो वो आपस में ही लड़ते रहते। तो इसका जो फ़ायदा हुआ, द रिवलरीज हेल्प मतलब फ़ायदा हुआ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका फ़ायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, इस वजह से उसने क्या किया कि एक एक करके जितने भी, सबड्यू का मतलब होता है हरा देना, ठीक। ईजिली का मतलब आसानी से, तो उसने एक एक करके, वन बाई वन मतलब एक एक करके जितने भी इंडियन प्रिंसेस थे सबको आसानी से हरा दिया। अ फॉर सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक फार सीइंग का मतलब होता है जो दूरदर्शी हो, जो आगे का भी मतलब कि जो दूरदर्शी हो, आगे का भी देख सके, मतलब उसको कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसको परिणाम पता रहें। तो अफार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर के एक बहुत ही बहादुर, ब्रेव का मतलब बहादुर, मैसूर एक जगह का नाम है, टीपू इनका नाम है, ठीक। तो मैसूर के एक रूलर का मतलब शासक, तो मैसूर के एक शासक थे जो कि बहुत बहादुर थे, टीपू उनका नाम था, वो फार सिंह यानी कि वो दूरदर्शी थे, ठीक।
फॉट द ब्रिटिश, उन्होंने, फॉट का मतलब उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपने आखिरी दम तक लड़ा। फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और वो और लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए। ठीक, अब बच्चों आगे देखते हैं। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का शुक्र है। ठीक, थैंक गॉड मतलब भगवान का शुक्र है। देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब देयर इज़ यहाँ पर, पीस मतलब शांति, इन द कंट्री नाउ अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, अब जो है नो मोर वॉर्स, अब कोई युद्ध नहीं होंगे। वॉर्स का मतलब युद्ध। नो लूटिंग बाई ठग्स, कोई भी लूटिंग, लूटिंग का मतलब होता है लूट, आप जानते हैं ना, चोरी डकैती जिसको बोलते हैं। तो नो लूटिंग बाई ठग्स, ठगों के द्वारा कोई भी या डाकुओं के द्वारा कोई भी लूट नहीं होगी। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये भगवान है जिन्होंने अंग्रेज़ों को भेजा। सेंड का मतलब भेजा। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो इन विजय को देखकर कैसे रिएक्ट करते थे। ठीक, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, और ये कह रहे हैं कि हमारा जो भाग्य है वो अंग्रेज़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, लिंक का मतलब जुड़ा हुआ। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो भाग्य है वो अंग्रेज़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम अंग्रेज़ के साथ रहेंगे तो हमारा जो भविष्य होगा, हमारा जो भाग्य होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं, और अब ये लोग क्या बात कर रहे हैं इनके बारे में जानते हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ्रॉन्ड आवर किंग, तो ये कह रहे हैं कि द वाइट मैन, जो गोरे हैं, गोरे मतलब यहाँ पर अंग्रेज़ों को बोला जा रहा है कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने हमारे राजा को मार दिया। और डेथ्रॉन का मतलब होता है गद्दी से हटा देना, यानी कि राजगद्दी से हटा देना। डेथ्रॉन्ड आवर किंग्स, तो ये कह रहे हैं कि जो गोरे हैं उन्होंने हमारे राजा को मार दिया और गद्दी से हटा दिया। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, नाउ का मतलब अब, वी हैव बिकम हो गए हैं, स्लेव्स का मतलब दास यानी कि गुलाम, ऑफ फॉरेनर्स विदेशियों के, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड, सम मतलब कुछ, किंग्स मतलब राजा, वर नॉट गुड मतलब अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल लेकिन, देवर ऑफ दिस लैंड, लेकिन कुछ भी हो वो सब इसी धरती के हैं। ठीक, मतलब हमारे भारत के ही हैं वो, भले ही बहुत से राजा जो हैं वो अच्छे नहीं हों, लेकिन वो हैं तो हमारे ही धरती के, हमारे ही देश के। ठीक, अब बच्चों आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश रूल यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया है 1765 से लेके 1836 के बारे में। 1765 से लेके 1836 में क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, ओके। रिलीजियस टीचर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। रिलीजियस लीडर यानी कि जो धार्मिक गुरु थे, जैसे कि जो मौलवी वगैरह होते हैं या फिर जो पंडित वगैरह होते थे, तो जो रिलीजियस लीडर थे, जो साधु संत थे, उन्होंने क्या किया, प्रीच्ड यानी कि उन्होंने प्रचार किया आइडियाज़, प्रीच्ड का मतलब प्रचार किया आइडियाज़, उन विचारों को, जैसे कि लाइक अनटचेबिलिटी अछूत का, एंड चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बाल विवाह। तो जो धर्म गुरु लोग थे उन्होंने अछूत और चाइल्ड मैरिज का जो है वो प्रचार किया। अब ये जो धर्म गुरु हैं देखिए क्या बता रहे हैं, एनी वन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। तो ये कह रहे हैं कि एनी वन, यदि कोई, हु क्रॉसेस जो क्रॉस करता है, जो पार करता है, द सी समुंदर को, लॉसेस हिज रिलीजन वो अपना धर्म भ्रष्ट कर देगा, वो अपना धर्म खो देगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई समुंदर पार करके कहीं दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसका जो धर्म है, उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमन। और ये जो हैं अंकल जी ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी दुख हैं, जितनी भी मुसीबत है, सब औरत की वजह से है, वुमन की वजह से है। ऑल द माइजरी, माइजरी का मतलब होता है दुख या मुसीबत, इन द वर्ल्ड मतलब इस संसार में, ड्यू टू वुमन, ड्यू का मतलब होता है इनकी वजह से। तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी मुसीबतें हैं इस दुनिया में वो औरतों की वजह से हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। तो बच्चों द ट्रूथ वॉज दैट, लेकिन जो सच्चाई थी वो ये थी, इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, जो भारतीय थे हैड लॉस्ट मतलब खो चुके थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, जो इंडियंस थे वो अपना आत्मसम्मान खो चुके थे।
द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, स्कॉन्ड का मतलब होता है कि तिरस्कार करना, घृणा करना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि नफ़रत करना। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो अब इंडियन से जो है वो घृणा करते थे, घिन प्रकट करते थे। ठीक बच्चों, हम लोग देखेंगे कि ये अंग्रेज इंडियंस के बारे में क्या बोल रहा है। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो यहाँ पर नेटिव्स को जो यूज़ किया गया है, नेटिव्स ये मूल निवासी, नेटिव्स का वैसे मतलब होता है मूल निवासी। तो हमारे देश के जो मूल निवासी थे वो हम लोग भारतीय लोग थे। तो ये बोल रहा है कि द नेटिव्स यानी कि भारतीय आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। अनवर्दी का मतलब होता है कि अपात्र होना, ठीक, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। तो ये कह रहा है कि ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। तो ये कह रहा है कि जो मूल निवासी हैं, जो भारतीय हैं, वो विश्वास के पात्र नहीं हैं, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ना ही ईमानदारी के लायक हैं, ठीक, ना ही ईमानदारी पे भरोसा करने लायक हैं। तो अब ये पीछे ये जो इंडियन हैं ये कह रहे हैं ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि महाराज सच है बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। अब आगे देखते हैं। बेइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। बेइंग मर्चेंट्स, क्योंकि जो वो थे ब्रिटिशर्स थे वो व्यापारी थे। बेइंग मर्चेंट मतलब वो व्यापारी थे। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, तो जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि उनको जल्दी जल्दी क्विक प्रॉफिट मतलब जल्दी जल्दी फ़ायदा हो। दे आर हैवी टैक्सेस, तो इसके लिए वो बहुत ही हैवी टैक्सेस जो है वो इम्पोज करते थे, बहुत ही हैवी टैक्सेस लगाते थे इंडियंस के ऊपर, जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ही हैवी टैक्सेस फोर्स्ड मतलब लगाते थे, फार्मर्स मतलब किसानों पे। टू अबेंडन देयर फील्ड्स, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देने पर, ठीक, उनके अपने खेतों को छोड़ देने पर वो बहुत ही हैवी टैक्सेस लगाते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, अब ये जो किसान हैं वो अंग्रेज़ से कह रहे हैं कि जो तुम्हारे आदमी हैं, बट योर मैन मतलब तुम्हारे आदमी, आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, मेरी सारी फसल ले ले रहे हैं। अब ये जो अंग्रेज़ है ये क्या बोल रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, यू आर स्टिल, तुम अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, एरियर्स मतलब पुराना जो बकाया रहता है उसको एरियर्स बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि तुम अभी भी पुराने बकाया हुए, तुम्हारे पास अभी भी पुरानी बकाया धनराशि है, ठीक। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह नहीं पे करते हो, अगले सप्ताह नहीं पैसा देते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। अब इस तरीके से देखिए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट, अभी भी द ब्रिटिश इन्वेंटेड, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ऐसा कुछ ढूंढा, दूसरे मेथड, दूसरे तरीके ढूंढे, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिनकी वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ये अंग्रेज बोल रहे हैं द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। द गुड्स का मतलब यहाँ पर सामान है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो बनाए गए हैं, इन इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उनके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब है जो आयात शुल्क, इसको हिंदी में बोलते हैं आयात शुल्क। जैसे कोई सामान जब आप कहीं से मंगाते हैं अपने देश में तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सामान इंग्लैंड में बने हैं उनके ऊपर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगता है। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, ब्रॉट माने लाया जाता है, इनटू इंडिया जब उनको भारत में लाया जाता है। अ गुड आइडिया, अब दूसरा जो अंग्रेज है वो कह रहा है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम थे, बिगन मतलब स्टार्ट कर दिए, क्रिपल मतलब एक तरीके से तोड़ देना, ख़त्म कर देना इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम थे वो जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, जो भारत के उद्योग थे, उनको एकदम से ख़त्म कर दिया। इनएविटेबिलिटी फेमाइंस फॉलोड, इनएविटेबिलिटी मतलब निश्चय ही, जो फेमाइंस का मतलब होता है अकाल, ठीक, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है निश्चय ही, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, फॉलोड, तो निश्चय ही अकाल पड़ गया। बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 और 1836 के बीच में बहुत ही अनिवार्य रूप से अकाल पड़ गया। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, डाइड का मतलब मृत्यु हो गई, 15 लाख मतलब 15 लाख भारतीयों की, स्टारवेशन मतलब भूख से, ठीक है। तो भूख से जो है लगभग 15 लाख भारतीयों की मृत्यु हो गई अकाल के कारण
जो 1822 से 1836 के बीच में आया था। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। द ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, यानी कि जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए रूल्स वगैरह थे, रूइंड मतलब बर्बाद कर दिए। द एक्सपर्ट आर्टिसंस, आर्टिसंस उनको बोलते हैं जो कारीगर लोग होते हैं, ठीक, तो आर्टिसंस को बोलते हैं कारीगर। तो जो एक्सपर्ट कारीगर थे और उनके बिजनेस को और उनके जो काम धंधे थे उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिए, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, ठीक। अब बच्चों आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। 1772 से लेके 1833 के बीच में क्या हुआ था, इसके बारे में पढ़ते हैं। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो राम मोहन राय नाम के एक व्यक्ति थे, अ लर्नड मैन, एक बहुत ही शिक्षित और पढ़े लिखे थे, फ्रॉम बंगाल, वो बंगाल से थे, अंडरस्टूड समझ गए, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हिज कंट्री, वो समझ गए कि उनके देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, तो ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। डिस्पाइज का मतलब होता है तुच्छ समझना, तो ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आवर एंसेंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी जो प्राचीन, एंसेंट मतलब प्राचीन, पुरानी, तो कह रहे हैं जो हमारी पुरानी कल्चर मतलब आप कह सकते हो जो हमारा सभ्यता है, जो हमारी पुरानी सभ्यता है वो महान है। ग्रेट का मतलब महान। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम आगे भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेटर अचीवमेंट्स मतलब बड़ा लक्ष्य। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपने सोसाइटी को बदलना होगा। सुपरटिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरटिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास, हैव बीन रूइनिंग अस, रूइनिंग का मतलब होता है बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो अंधविश्वास हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बताया, काउज आर डिफरेंट कलर्स, जो गाय होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन जो उनके दूध का रंग होता है वो सेम होता है, यानी कि सभी गायों के दूध का रंग सफ़ेद होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, जो अलग अलग टीचर्स हैं, जो अलग अलग शिक्षक हैं, सबकी अलग अपनी अपनी ओपिनियंस का मतलब राय होती है। बट द इजेंस का मतलब होता है सार, यानी कि मतलब, लेकिन जो ओवरऑल मतलब होता है एवरी रिलीजन इज़ द सेम, तो सभी धर्म के जो मतलब होते हैं वो सेम होते हैं। एवरी रिलीजन का मतलब धर्म, ठीक। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो राम मोहन राय थे वो अट्रैक्ट हुए मॉडर्न साइंस, मॉडर्न नॉलेज, जो आधुनिक ज्ञान था, और जो विज्ञान से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, तो वो कहते हैं कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और वैज्ञानिक तौर पर होनी चाहिए, ठीक, साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये राम मोहन राय बोल रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। बट द सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह, तो कोई ब्रिटिश था उसको संदेह हो गया, तो उसने उसको 1823 में उस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। अब आगे देखते हैं। ही क्रॉस द सीज, जैसे कि जो धर्म गुरु लोग थे उनकी मान्यता थी कि जो यानी कि समुंदर को पार करेगा उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो समुंदर भी पार करके गए। वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए समुद्र को पार करके, टू सी, ये देखने के लिए कि व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि ब्रिटिश जो हैं वो इतने पावरफुल कैसे हैं, क्या ऐसी चीज़ है समुंदर के उस पार जो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पावरफुल बनाती है। देयर ही टोल्ड देम, तो वहाँ पर उन्होंने उनको बताया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि राम मोहन राय हैं, ये अंग्रेज़ों से बात कर रहे हैं। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको शासकों के जैसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे लिखा हो यू मस्ट एक्सेप्ट अस, आपको हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा एज सब्जेक्ट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा, ठीक, जैसे राजा की प्रजा होती है ना, तो सब्जेक्ट्स को बोलते हैं प्रजा। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको शासक की तरह एक्सेप्ट करते हैं, तो आप हमें अपने प्रजा की तरह एक्सेप्ट करिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लेकिन आपको याद रखना चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी दायित्व को, आपकी जिम्मेदारियों के, कि एक शासक की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा के प्रति, ठीक। वो कह रहे हैं कि
एक जो शासक होते हैं, एक राजा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर 4th पार्ट जो है ख़त्म हो चुका है। तो 5 से लेके जो 9th पार्ट तक का है उसको मैं अपने अगले वीडियो में कराऊंगा, यानी कि ऑपरेशन से लेके जो लास्ट वाला है मैं आपको एक बार दिखा दूं। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है, द फाइट फॉर फ्रीडम, ये वाले पार्ट्स मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि बच्चों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग फील होने लगेगा। इसलिए मैं अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में मैं आपको ये सारे कराऊंगा, 5th 6th 7th 8th और 9th। और इसके अगले वाले वीडियो में मैं इस लेसन को पूरा कर दूंगा। फिर उसके बाद उसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन चेक वाले वो सारे करा दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो यहाँ लोगों पर क्लिक करके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। और बच्चों, अगर आप सारे लेसन्स को देखना चाहते हो तो ये आपके सामने जो एरो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके सारे लेसन्स देख सकते हो, शुरू से लेकर लास्ट तक के। आपको सारे लेसन्स का एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज और जो आपके कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन के आंसर हैं, सारा कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।